मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इस्लामाबाद टॉक्स फेल होनी थी, फेल हो गई। किसी भी तरह से शांति हो जाती, कोई भी बातचीत सफल हो जाए, कोई भी युद्ध ना हो, ये तो हम हिंदुओं को लगता ही है। हम हिंदू मूल रूप से ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन हम हिंदू जानते हैं कि महाभारत होती है तो उसके पीछे कुछ वजह होती है, धर्माधर्म की लड़ाई होती है, कुरुक्षेत्र बनता है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम हर वक्त जो है वो ये सोचे कि कौन किस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, उसके आधार पर तुरंत हम निर्णय ले लें। हम कैसे शांति की ओर, स्थायी शांति की ओर बढ़ सकते हैं, इस पर सोचते हैं। अब आप सोचेंगे कि आज मैं सुबह सुबह ये क्या कहने लगा कि स्थायी शांति की ओर। देखिए, जब तक अमेरिका और ईरान, जो अभी का रिजीम है, दोनों ही, ये दोनों जब तक शक्तिशाली रहेंगे इस तरह से, तो इनका दिमाग खराब रहेगा ही। चाहे वो ट्रंप की अगुवाई वाला अमेरिका हो और चाहे खामेनेई की अगुवाई वाला ईरान हो। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों कट टू साइज हों। अब दोनों कट टू साइज कैसे हो सकते हैं? जाहिर है, अमेरिका से सीधी लड़ाई कोई भी देश लेना नहीं चाहता है। ईरान से भी सीधी लड़ाई कोई देश लेना नहीं चाहता है। वो तो इजराइल है। इजराइल को अपने अस्तित्व पर संकट है, अस्तित्व पर खतरा है। कोई भी इस वार्ता में ये नहीं पूछ रहा है कि भाई क्यों नहीं ईरान कहता कि हम इजराइल को मान्यता देते हैं। तो फिर यह भी प्रश्न उठेगा कि इजराइल भी तो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता है, लेकिन इजराइल भी तो फिलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार है। एक तरीका निकाला जा सकता है। तो मूल मुद्दा तो फंसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी शांति वार्ता होगी और उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। इजराइल और लेबनान के बीच जो संघर्ष है वो चल ही रहा है। संघर्ष तो छोटा शब्द है, युद्ध जो है वो चल रहा है। अब इसके बीच में इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी। न टेबल पर इजराइल था, न टेबल पर लेबनान था, न टेबल पर कोई और था। सिर्फ अमेरिका थे और ईरान, और पिद्दी न पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान था, जो दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो होलसेल सप्लाई भी अपने पास उसने रखी हुई, यानी थोक आपूर्ति आतंकियों की, आतंकवादियों की दुनिया में कोई एक देश करता है तो वो पाकिस्तान है। हमारा जो हिस्सा ही था पूरा देश, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों भारत ही हैं। दोनों की नीयत ही है आज नहीं तो कल वापस आना। और अगर वापस नहीं आएंगे तो ये दुनिया ध्वस्त होगी, क्योंकि इन दोनों के वापस ना आने का मतलब होगा कि उस कट्टर रेडिकल इस्लाम को हम ऐसे बढ़ता हुआ देखेंगे, फिर दुनिया ध्वस्त होगी, दुनिया खत्म होगी। लेकिन यह भी तो सच है कि सऊदी के शेखों को समझ में आ गया, यूएई के शेखों को समझ में आ गया, कतर और बहरीन के शेखों को समझ में आ गया है कि भाई उस वाले से तो नहीं चल सकते। आप इस्लाम को मानिए, सब कुछ करिए, लेकिन पूरी दुनिया को काफिर घोषित कर देना, डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका, एक नारा नहीं है। अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि इजराइल और इंडिया ये दोनों इस्लाम के दुश्मन हैं। अब आप इसी से कल्पना कर लीजिए, जिस देश में सर्वाधिक मुसलमान रहते हों, सर्वाधिक मुसलमान पाकिस्तान के बाद, उस देश के लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों का दुश्मन है। अब इस देश के मुसलमानों को इसका प्रतिकार करना चाहिए। कहना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ ये दो कौड़ी का आदमी है, भिखमंगा मुल्क है। हमारा हिस्सा था तो ढंग का था, हम साथ साथ बटे थे तो बराबर औकात थी, लेकिन वो कहाँ चला गया? क्योंकि वो आतंक की फैक्ट्री चलाने लगा। अब सवाल यह है कि उस आतंक की फैक्ट्री को जब मध्यस्थ बना रहे थे तो क्या ट्रंप को ये पता नहीं था? बिल्कुल पता था। और मैं बार बार एक बात मानता हूं, मेरा स्पष्ट मानना है कि ट्रंप की किसी और बैक चैनल से गलीबाफ और सैयद अब्बास अरागची, इनसे बात हो रही है। ये मेरा अपना एक, जिसको कहें ना कि मुझे ऐसा लगता है और मैं इसको मानता हूं कि ऐसा हो रहा है। और चूंकि गलीबाफ और अरागची तब तक उस समझौते पर नहीं पहुंचेंगे जब तक ऐसा न लगे कि ठीक है, ये समझौता हमने किया, अमेरिका के दबाव में नहीं किया, हम उनकी शर्तों को नहीं माने। इसको जरा ठीक से समझिए, क्योंकि उनके अपने देश में जो रेडिकल फोर्सेज हैं बहुत पावरफुल है। आईआरजीसी ने अमेरिका के लिए क्या कुछ कहा है इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद, वो आसानी से समझा जा सकता है कि कहां स्थिति है। और अरागची और गलीबाफ दोनों को पता है कि अगर हमने ऐसा कोई समझौता कर लिया तो हमें ही यहां आईआरजीसी मरवा देगा। अब यह आज तक बड़ा सवाल है कि अली लारिजानी को किसने मारा। इजराइल क्लेम करता है हमारा, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि फोर्सेज हैं जो काम करती हैं और ऐसे समय में और काम करती हैं। अब
अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने बंद कर रखा है, बंद ही कर रखा है, ये झूठ है कि खुला हुआ है, बंद ही कर रखा है। हम भी भारतीय खुश होते हैं कि देखो हमारा जहाज तो आ रहा है, एक जहाज आने पर खुश हो जाते हैं कि देखो 49,000 टन ले आया, इतना 1,000 टन लाया, एलपीजी लाया, कच्चा तेल लाया। लेकिन भैया जहाँ से नियमित जहाज़ों की आवाजाही थी वहाँ रुक रुक के ऐसे आ रहे हैं। हमारे इतने नाविक, हमारे जो सेलर्स हैं जो शिप पर फंसे हुए हैं, उनकी सांस अटकी हुई है, जान आफत में है, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं आ जा रहा है। तो ठीक है, वो तो ईरान को भी लाना ही, ईरान का भी एक जहाज का तेल आया, ऐसा भी आ गया। लेकिन अब जरा सोचिए, अभी तक एक चौकीदार था, अब दो दो चौकीदार हो गए। तो क्या जाने अनजाने अब दो चौकीदारों से बातचीत करनी पड़ेगी? इसको समझिए, इस नजरिए से कोई बातचीत नहीं कर रहा, कोई इस तरह सोच भी नहीं रहा। क्या जाने अनजाने अब दो चौकीदारों से बात करनी होगी? पहले यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से आया कि हमारे दो जहाज, वो यूएसएस मर्फी और अब्राहम, दो कौन से जहाज थे, तो वो गए हैं और वो माइन स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, यानी जो बारूदी सुरंगें बिछा दी गई उसको हटा रहे हैं। सवाल ये है कि इन दोनों ने मिलकर जापान को ये काम क्यों नहीं सौंपा? जापान ने तो कहा था कि हम अपने माइन स्वीपर जो शिप हैं, बड़े जहाज हैं, वेसल से, वो लगा देंगे, वो कर देंगे, समझौता हो जाए। तो क्यों नहीं सौंपा? दूसरा, अगर दो जहाज गए तो फिर क्या ईरान की सहमति से गए थे? ये भी बड़ा सवाल है। और अब जो ये कहा है, जो मैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से पढ़ रहा हूं कि कल 10 बजे से, जाहिर है आज की बात वो कर रहे हैं, कल 10 बजे से 2 घंटे पहले की उनकी पोस्ट है, वी हैव ए ब्लॉकेड गोइंग इनटू इफेक्ट दैट विल बी एट 10 AM टुमारो, अदर नेशंस आर वर्किंग so that Iran will not be able to sell oil and that will be very effective। अब तुम कह रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल डमरू मध्य का हमने वेपनाइजेशन कर दिया, अब कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो अब चलो अमेरिका ने भी वेपनाइजेशन कर दिया। अब जानते हैं कि भाई अमेरिका अगर ब्लॉकेड करेगा तो आसान तो नहीं होगा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बहुत ख़राब हाल में है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है, वो अभी भी चाह रहे हैं लेकिन हम होने नहीं देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हमको इसकी परवाह नहीं है कि वो लौट कर आते हैं या नहीं आते हैं, अगर वो नहीं लौट कर आएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और वो मतलब एक तरह से वो कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें परवाह नहीं। हालांकि परवाह तो उनको बहुत है, अगर परवाह ना होती तो इस तरह की बातचीत न कर रहे होते। लेकिन इसको जरा आप समझिए, और जो अमेरिका का जो ऑफिशियल व्हाइट हाउस रैपिड रिस्पांस अकाउंट है, उसका पिंड ट्वीट आज भी वही है, फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी द ईरानियन रिजीम हैज बीन स्लॉटरिंग अमेरिकन्स, आगे वो पूरा सब कुछ है। तो उनको बहुत अच्छे से ये लगता है कि ये स्थिति जो है वो बदलने वाली बहुत नहीं है। अब ट्रंप ने जो कहा है कि हम इसको बंद कर देंगे, तो इसको बंद करने का मतलब क्या हुआ? और क्या दोनों तरफ से, ये यूएस सेंट्रल कमांड ने 6 घंटे पहले की पोस्ट है उनकी, यूएस टू ब्लॉकेड शिप्स एंटरिंग और एग्जिटिंग ईरानियन पोर्ट्स। इसको जरा समझिए, थोड़ा सा इसमें पेच है। यूएस टू ब्लॉकेड शिप्स एंटरिंग और एग्जिटिंग ईरानियन पोर्ट्स, यानी ईरान के पोर्ट जाने वाले और ईरान की पोर्ट से निकलने वाले। वो आपने देखा ही होगा ना, ऐसे जाके बंद हो जाता है रास्ता, छोटा सा पतला सा है, ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको कहते हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, तो वहाँ से जहाज जाते हैं। अच्छा, चूंकि वो इतना ऐसा है कि वो कोई ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा एरिया होता, तो जहाज अपना जाते रहते हैं अलग अलग रास्तों से, वहाँ घूमना पड़ता है। बड़े बड़े जहाज यहाँ आसानी से नहीं हो पाता और लंबा समय लगता है उसको पार करने में। ये भी नहीं कि चलो 30 मिनट में निकल जाएंगे, घंटे में निकल जाएंगे, काफ़ी समय लगता है। तो यूएस सेंट्रल कमांड ने जो डाला है वही कि 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से ईटी ईस्टर्न टाइम से प्रेसिडेंट ने जो कहा है उसके आधार पर हम बंद करना शुरू करेंगे। द ब्लॉकेड विल बी एनफोर्स इम्पार्शियली अगेंस्ट वेसल्स ऑफ ऑल नेशंस एंटरिंग और डिपार्टिंग ईरानियन पोर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज इंक्लूडिंग ऑल ईरानियन पोर्ट्स ऑन द अरेबियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। अब इसको अगर पढ़ें तो ऐसे लगता है कि ईरान से न कोई देश तेल खरीद पाएगा, न वहाँ जहाज उनका जा पाएगा। तो चीन तो लेता है भाई, चलो हमारा तो ठीक है, हमारा तो वैसे ही ट्रम्प चचा ने कोई कसर छोड़ी तो है नहीं, इस व्यक्ति ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत उन मुश्किलों में फंसा लेकिन भारत उससे निकलता गया, भारत ऑल्टरनेटिव।
चाइना का सबसे ज्यादा ईरान से तेल आता है, तो क्या चीन के जहाज को ये रोक लेंगे क्या? ये समझिए इसको, क्या चीन के जहाज को यूएस नेवी रोक लेगी क्या? और ये कह रहे हैं कि जो अरेबियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में ईरानियन पोर्ट हैं उनको भी नहीं जाने देंगे। CENTCOM forces will not impede freedom of navigation for vessels transiting the Strait of Hormuz to and from non-Iranian ports। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि जब हम कोई भी खबर सुनते पढ़ते हैं तो उसको जरा संदर्भ के साथ पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप उसको संदर्भ के साथ देखेंगे तब समझ में आएगा कि मतलब एक तरह से। तो विल नॉट इंपीड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं उसको रोकेंगे। इसको समझिए, एक तरह से कहें बाधा नहीं डालेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसको जरा अच्छे से समझिए। फिर से मैं पढ़ता हूं, CENTCOM forces will not impede freedom of navigation for vessels transiting the Strait of Hormuz to and from non-Iranian port। अब सवाल ये है कि अगर ये उनको जाने देंगे, उनको नहीं रोकेंगे, तो जो खाड़ी के देशों से आ रहे हैं उनको क्या ईरान जाने देगा क्या? क्या IRGC जाने देगा क्या? ये सवाल है। और देखिए एक ही पैराग्राफ में, इसीलिए मैंने कहा कि इसको अच्छे से समझना चाहिए। एक तरफ वो करें कि ईरानी पोर्ट से जो तेल आएगा जाएगा, जहाज आएगा जाएगा, तो उसको हर हाल में रुकना है। गैर ईरानी पोर्ट से जो भी आएगा जाएगा उसको नहीं रुकना, उसमें बाधा हम नहीं डालेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू कमर्शियल मरीनर्स थ्रू ए फॉर्मल नोटिस प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉकेट। जब शुरुआत होगी तो हम बता देंगे जो लोग हैं। All mariners are advised to monitor notice to mariners broadcast and contact US Naval Forces on bridge-to-bridge channel 16 when operating in the Gulf of Oman and Strait of Hormuz approaches। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमसे पूछ के बातचीत करके तब फिर आगे जाना, चाहे जो हो। अब इसका एक मतलब क्या हुआ? क्या एक तरह से जिस बात को ट्रंप कह रहे थे कि ज्वाइंट वेंचर में चलेगा, ये क्या उस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? अच्छा, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान के पास न नेवी है न एयरफोर्स है, उनके सैकड़ों जहाज वो समुद्र में डुबो दिए गए, उनके पास कोई कार्ड नहीं है। बताइए जरा, उनका एक और कोट है वो मैं पढ़ देता हूं। सो देयर यू हैव इट, द मीटिंग वेंट वेल, most points were agreed to, but the only point that really mattered, nuclear, was not. Effective immediately, the United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz। अब ये जब लिख रहे हैं तो एनी और अदर कह रहे हैं, कोई भी जहाज नहीं छोड़ेंगे जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जा रहा है। जो CENTCOM कह रहा है, CENTCOM सेंट्रल कमांड कह रहा है कि भैया सिर्फ जो ईरानी पोर्ट से जाएंगे, दूसरों में हम बाधा नहीं डालेंगे। अब ये इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। ईरान promised to open the Strait of Hormuz and they knowingly failed to do so. This caused anxiety, dislocation and pain in many people and countries throughout the world। करें कि ईरान ने कहा था हम खोल देंगे, नहीं खोला। अब इसकी वजह से दुनिया भर में बहुत से लोग, दुनिया के देश, वो सब परेशान। उन्होंने पानी में बारूदी सुरंगें बिछा दी और स्थिति उनकी ये है कि कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं, वो सब खत्म हो गए हैं, उनके माइन ड्रॉपर्स भी खत्म हो गए, उनके पास अब जहाज है नहीं। और उन्होंने जो कर दिया। अब उसके बाद वो लिख रहे हैं कि दे मे हैव डन सो बट वॉट शिप ओनर वुड वांट टू टेक द चांस। क्या जो शिप वाले हैं वो जाएंगे? देयर इज ग्रेट डिसऑनर एंड परमानेंट हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ ईरान एंड व्हाट्स लेफ्ट और देयर लीडर्स, बट वी आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। करेंगे हम उससे बहुत आगे हैं। ये जो सोच रहे हैं ना, इनकी कल्पना से बहुत आगे हैं। यानी ट्रंप का ये कहना है कि अब ईरान की जो साख थी खत्म हो गई। हालांकि जब साख शब्द आता है ना, तो फिर ट्रंप साहब आपकी कोई साख वाक रह नहीं गई। फिर वो आगे कहते हैं एज ए प्रॉमिस दे बेटर बिगिन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दिस इंटरनेशनल वाटर वे ओपन एंड फास्ट। करें तेजी में खोलें और सब जितने कानून होते हैं, एवरी लॉ इन द बुक, वो कह रहे हैं सब का उल्लंघन वो कर चुके हैं। और हमने
प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जैड कुशनर, इन सबको सब कुछ बता दिया है। ये सब कुछ है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि मीटिंग जो हुई एंड वेरी कॉम्पिटेंट लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि अगर इनको कॉम्पिटेंट लग रहे हैं तो फिर तो कुछ रहा नहीं। दे आर वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन एंड कंटिन्यूसली थैंक मी फॉर सेविंग 30 to 50 मिलियन लाइव्स इन दैट वुड हैव बीन ए हॉरेंडस वॉर विद इंडिया। करेंगे लगातार मुझे धन्यवाद करते हैं कि 3 से 5 करोड़ लोग मर गए होते अगर भारत के साथ युद्ध होता तो, और वो बड़ा हमारी प्रशंसा करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं और यही इनको सुनना अच्छा लगता है। आई ऑलवेज अप्रिशिएट हियरिंग दैट द अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी स्पोकन ऑफ इज इनकम्प्रिहेंसिबल। अब वो कुछ भी बात हो उसमें ये सब लाते जरूर हैं। अब चूंकि बड़ी लंबी पोस्ट है और उसमें वो कई जगह जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ईरान इज अनविलिंग टू गिव अप इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस, ईरान विल नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन, और न्यूक्लियर जहां भी आ रहा है वो बोल्ड में, ब्लॉकेडिंग बोल्ड में, ऑल बीइंग अलाउड टू गो इन, ऑल बीइंग अलाउड टू गो आउट, ये वो लिख रहे हैं। ये इसमें कह रहे हैं ना कि वो जो है, बट ईरान हैज नॉट अलाउड दैट टू हैपन बाय मेयरली सेइंग देयर मे बी ए माइन आउट देयर समवेयर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कह के कि वहां कुछ माइंस हो सकती है इसलिए नहीं कर सकते। दिस इज वर्ड एक्सटॉर्शन, ये पूरी दुनिया से वसूली हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो गई है। और वो कह रहे हैं कि ईरान विल नॉट बी अलाउड टू प्रॉफिट ऑफ दिस इलीगल एक्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। करें इस वसूली से मैं उनको कमाने नहीं दूंगा। एट एन अप्रोप्रिएट मोमेंट वी आर फुल्ली लॉक्ड एंड लोडेड एंड आवर मिलिट्री विल फिनिश अप द लिटिल दैट इज लेफ्ट ऑफ ईरान। कहां जाएगा भाई ये? और देखिए इसमें जो सेंटकॉम कह रहा है उससे एक चीज तय है कि भाई ये जो है वो चीन के जहाज तो रोकने वाले हैं नहीं। चीन का जहाज तो उधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा। अब अमेरिका भारत के जहाज का क्या करेगा, दूसरे जहाजों का क्या होगा, और क्या जो थोड़ा बैक टू नॉर्मल होता हुआ दिख रहा था वो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन फिर वही है, क्या इसके बावजूद अमेरिका ईरान पर कोई दबाव बना पाएगा, या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई सहमति बन चुकी है, दोनों को युद्ध से निकलना है, ये रास्ते वो तलाश रहे हैं जिससे कि दुनिया को लगे कि नहीं नहीं दोनों अपनी जगह खड़े हैं, दोनों अपनी जीत के दावे करेंगे, कुछ तरीका निकाल रहे हैं। मैंने चूंकि तथ्य जो है उसके आधार पर मैं विश्लेषण करता हूं, तो कई बार लोग कहते हैं कि आप तो वही बोलते हैं जो कुछ हो रहा होता है और उसमें अपनी कुछ बातें जोड़ते हैं, कुछ अलग नहीं बताते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया अलग नहीं, मेरा विश्लेषण होता है, वो विश्लेषण बहुत लोगों को अलग लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ये समझने में मदद मिली, आप बेवजह का उत्तेजना नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैंने कहा भैया वो मेरा काम ही नहीं है, और हम तो मूल रूप से चूंकि भारत पर भी असर डाल रहा है, वरना इंटरनेशनल खबरों में इतनी मेरी न कोई रुचि है न मुझे कोई उसकी बात करनी है। हमारा काम, हमारा एजेंडा भारत का एजेंडा है, देश का एजेंडा है। चूंकि भारत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। वरना ट्रंप ने तो बहुत कुछ किया है मागा कैंपेन के तहत, हम उस सब पे बात थोड़ी नहीं करते हैं। जब उनके टैरिफ थ्रेट से हमें मुश्किल होती है तो हम उसकी बात करते हैं। और चूंकि ईरान में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला है, अगर भारत उसका भी विकल्प निकाल ले तो हम इसकी बात करें, लड़ो कटो मरो क्या करना है। मतलब वैसे नहीं चाहता हूं मैं कहीं कुछ भी हो, शांति हो, लेकिन ये तो भाई जब भी जिसकी भी आसुरी प्रवृत्ति होगी तो वो तो लड़े कटेगा मरेगा, उसमें हम आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।